हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन क्या है, तो सिंपल एग्जांपल लेकर जैसे बताते हैं वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मलाइजेशन, इफ़ एवरी वैल्यू इन द रिलेशन दैट इज ईच एट्रीब्यूट वैल्यू इन ईच टपल हैज एन एटॉमिक वैल्यू, ब्रैकेट में नॉन डिकम्पोजेबल, देन द गिवन रिलेशन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड। मतलब किसी भी रिलेशन को हम नॉर्मलाइज कह सकते हैं अगर उसके हर एक वैल्यू, मतलब हर एक वैल्यू का मतलब क्या, हर एक टपुल के हर एक एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी एटॉमिक होनी चाहिए, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। सेट ऑफ वैल्यूज जो कि फर्दर हम उसको डिकम्पोज कर सकें। ठीक है, तो अगर ऐसी डिकम्पोजेबल वैल्यूज हैं तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन। जैसे एग्जांपल में लिया है, ये देखिए नाम दे दिया, बिफोर रिलेशन का नाम दे दिया है, और ये एक रिलेशन है। एक दूसरा रिलेशन दिया गया है आफ्टर नाम से, और उसी से निकलकर ये आया है। तो इसमें से क्या है देखें, बिफोर रिलेशन और आफ्टर रिलेशन में तो देखें ये डिस्क्राइब किया है, the above relation before is defined on domain S number. S number means student number, and CH class and hours attended. The CH is itself a relation defined on domain class and hours, and thus before is unnormalized. मतलब ये है कि जो बिफोर रिलेशन लिया है उसमें से रिलेशन, कोई भी रिलेशन है, आपने पढ़ा है जब रिलेशन शुरुआत किए थे पढ़ाने में, तो रिलेशन क्या है, रिलेशन में आपने पढ़ा है कि जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं वो कहाँ से आते हैं, डोमेन से वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो इसमें से मान लेते हैं जो बिफोर रिलेशन है इसमें कौन कौन से डोमेन यूज हुए हैं। एक एस, सेट ऑफ पॉसिबल सप्लायर नंबर, स्टूडेंट्स नंबर्स, और दूसरा ईएस डोमेन से, मतलब पर्टिकुलर कोई डोमेन है जिसमें से वैल्यूज आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं, उसमें से सेट है। कौन सा सेट है, क्लास और आवर्स का सेट है। दो तरह की वैल्यूज आ रही हैं, देखें दो तरह की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि ये जो CH है जहाँ से ये पर्टिकुलर डोमेन की वैल्यूज आ रही, पर्टिकुलर डोमेन से वैल्यूज आ रही हैं, तो ये खुद में भी डिकम्पोज की जा सकती हैं। तो वही लिखा हुआ है, डिकम्पोज की जा सकती हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो है ये खुद में एक रिलेशन है। CH जो बना हुआ है आपका, ये खुद में एक रिलेशन है, खुद में एक रिलेशन है। कैसे रिलेशन है कि देखें ये किस पर डिफाइंड है, जो CH रिलेशन, ये CH जो इसमें इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए, बिफोर रिलेशन के लिए CH क्या है, एक एट्रीब्यूट है। लेकिन ये एट्रीब्यूट दो एट्रीब्यूट से मिलकर बना है, क्लास और आवर्स। ठीक है, ये एट्रीब्यूट जो इस पर्टिकुलर रिलेशन में है, तो ये एट्रीब्यूट जो दिया गया है CH, तो ये CH खुद में एक रिलेशन का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है देखें, वही लिखा हुआ, द CH इज इटसेल्फ ए रिलेशन डिफाइंड ऑन डोमेन्स क्लास एंड आवर्स, क्लास एंड आवर्स। ये खुद, इसका मतलब क्या है कि इसको आप फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें कि ये जो, चूंकि इसमें से क्या आ रहे हैं, सेट ऑफ वैल्यूज आ रही हैं, एक ही टाइम सेट ऑफ वैल्यूज आ रही है। सेट वैल्यूज यहाँ पर सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज के सेट से वैल्यूज आ रही थी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, खुद भी वैल्यूज किस तरह की आ रही है, सेट आ रही है, सेट ऑफ वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो इसको फर्दर हम डिकम्पोज कर सकते हैं। तो देखें इसी रिलेशन को, जो बिफोर रिलेशन दिया है, इसी रिलेशन को फर्दर डिकम्पोज किया है। डिकम्पोज करने के बाद जो रिलेशन आया है वो उसको बोला है आफ्टर रिलेशन। ठीक है, उसी से देखें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि मिस हो रही है, उसी से देखें S1, फिर क्लास CS, और फिर आवर्स 2। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, जो बिफोर रिलेशन था, इसमें से क्या बताया था कि उसको फर्दर हम डिकम्पोज कर सकते हैं। डिकम्पोज करने के बाद ये रिलेशन आया आफ्टर रिलेशन। अब इसमें से देखें कोई भी आपकी ऐसी वैल्यूज नहीं है जो कि फर्दर डिकम्पोज कर सके, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज नहीं है। तो रिलेशन, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आफ्टर रिलेशन को नॉर्मलाइज्ड रिलेशन। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि क्या है, द रिलेशन आफ्टर इज एन इक्विवेलेंट नॉर्मलाइज्ड रिलेशन।
The meaning of each of these relation is that the indicated student attended the indicated class of for the indicated hours. जो रिलेशन है इसमें से क्या है, इसमें से आपको ये पता चल रहा है कि इसको डिस्क्राइब करें तो हमने क्या बताया था कि एस नंबर क्या स्टूडेंट नंबर है और ये क्या है क्लास अटेंडेड या टेकन, ठीक है, और आवर्स क्या है नंबर ऑफ आवर्स कितनी देर उसने पर्टिकुलर स्टूडेंट ने क्लास अटेंड की है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट नंबर 1, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल की क्लास कर रहा है पर वीक 2 आवर्स। स्टूडेंट नंबर 1 ही मैथ की क्लास अटेंड कर रहा है 3 आवर्स और S1 क्या कर रहा है, S1 फिजिक्स की क्लास भी कर रहा है, अटेंड कर रहा है 1 आवर और S1 केमिस्ट्री भी अटेंड कर रहा है 2 आवर, ठीक है। और स्टूडेंट S2 कम्युनिकेशन स्किल की 1 आवर अटेंड कर रहा है और S2 मैथ की 2 आवर अटेंड कर रहा है। वही लिखा हुआ द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ दिस रिलेशन इज दैट द इंडिकेटेड स्टूडेंट अटेंडेड द इंडिकेटेड क्लास फॉर द इंडिकेटेड आवर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपने पढ़ा था अभी जो नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन में कि एवरी ए रिलेशन इज सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड इफ एवरी वैल्यू इन द रिलेशन दैट इज ईच एट्रीब्यूट वैल्यू इन ईच टपल हैज एन एटॉमिक वैल्यू, मतलब एटॉमिक वैल्यू मीन्स नॉन डिकम्पोजेबल, ठीक है। तो ये एक तरह से इसमें से क्या देखा कि बिफोर रिलेशन में है, इसमें से ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज थी जिसको हम फर्दर डिकम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम बिफोर रिलेशन को क्या बोलेंगे, अननॉर्मलाइज रिलेशन, और आफ्टर रिलेशन है इसमें से कोई ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज नहीं है जो कि फर्दर डिकम्पोज कर सकें। इसका मतलब क्या है, हर एक टपल के एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू है। हर एक देखिए जैसे फर्स्ट टपल है ये एट्रीब्यूट ये है तो इसमें से देखिए यहाँ पर वैल्यूज क्या है, सिर्फ एक है, सिंगल वैल्यू है, ना कि सेट ऑफ वैल्यू। इसी तरह से ये एट्रीब्यूट है टपल वही है तो यहाँ पर सिंगल वैल्यू है, ठीक है। तो ये इस तरह का अगर एटॉमिक वैल्यूज हैं किसी भी रिलेशन में तो उस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मलाइज रिलेशन, ठीक है। Normalization theory is basically a formalization of simple ideas such as one fact in one place. Simple ideas है one fact in one place, जाहिर है जब one fact और in one place होगा तो जाहिर है कि हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस डिजाइन जब भी करते हैं अगर इस तरह के सिंपल आइडियाज रखते हैं तो जाहिर है कि हम क्या कर सकते हैं, रिडंडेंसी रिड्यूस कर सकते हैं। रिडंडेंसी रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी इनकन्सिस्टेंसीज होने की संभावना है वो अवॉइड किया जा सकता है। ये सारा का सारा आप लोगों को डेटाबेस का कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया गया था तो वो बताया गया था आपको शुरुआत में ही, ठीक है। तो फॉर्मलाइजेशन दैट इसी में आगे चलते हैं। नॉर्मलाइजेशन थ्योरी इज बेसिकली ए फॉर्मलाइजेशन ऑफ सिंपल आइडियाज सच एज वन फैक्ट इन वन प्लेस, दैट इज द फॉर्मलाइजेशन दैट हैज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन द एरिया ऑफ डेटाबेस डिजाइन। आगे नॉर्मलाइजेशन थ्योरी इज बिल्ट अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। अ रिलेशन इज सेड टू बी particular normal form, said to be in a particular a relation is said to be in a particular normal form if it satisfies a certain specified set of constants. There are various types of normal forms as first normal form, second normal form, third normal form, BCNF, fourth normal form, 5NF या fifth normal form, etc. Before discussing the various normal forms, let us study the term functional dependency that can be used in normal forms. That will be used in a normal form. तो यहाँ पर देखें जो नॉर्मलाइजेशन थ्योरी है ये किस पर बनी हुई है, नॉर्मल फॉर्म्स के कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है। तो कोई भी रिलेशन पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म में तभी होगा जब वो रिलेशन उस पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म के सर्टेन कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। तो वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म अप टू फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। और ये वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स या अलग अलग नॉर्मल फॉर्म्स को डिटेल में पढ़ने के पहले हम जान लेते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है। क्योंकि फंक्शनल डिपेंडेंसी टर्म इन नॉर्मल फॉर्म्स में यूज होना है इसलिए इसको हम पहले
पढ़ लेते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है। तो यहाँ पर देखें फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। Given a relation R, attribute Y of R is functionally dependent on attribute X of R if and only if each X value in R has associated with it precisely one Y value in R at any one time, at any given time कह सकते हैं। तो ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी एट्रीब्यूट Y दिए हुए रिलेशन का एट्रीब्यूट Y एट्रीब्यूट X पर फंक्शनली डिपेंडेंट होगा अगर हर एक X वैल्यू के लिए Y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक होगी, ठीक है। X वैल्यू के लिए Y की वैल्यू एक होगी, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होगी। जैसे अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब, इसको मतलब समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हम एक रिलेशन लेकर समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का रिलेशन लिया है, स्टूडेंट नंबर दे दिया, स्टूडेंट रिलेशन में क्या लिया है, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लिया है, जिसमें से इन्फॉर्मेशन में एस नंबर, एस नेम और सिटी, या स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम और सिटी। तो अब इसमें से देखें, हम कहते हैं कि सप्लायर S1, सप्लायर नहीं सॉरी, स्टूडेंट 1, ठीक है। स्टूडेंट 1 का नाम क्या है, ठीक है। तो जाहिर है देखें ये X एट्रीब्यूट हो गया, इसके करेस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है, Y वैल्यू, ठीक है। अब हम X और Y की वैल्यू मान लेते हैं, ये X है और ये Y है मान लेते हैं। तो X की एक वैल्यू के लिए Y की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है। इसी तरह से X की ये S2 के लिए, S2 के करेस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही वैल्यू है, मतलब विजय है। S3 की करेस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू है, अभय, इसका मतलब S3 का नाम अभय है, S4 का नाम विजय है, इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये एट्रीब्यूट जो है, कौन सा, ये Y एट्रीब्यूट, ये फंक्शनली डिपेंडेंट है S नंबर पर। क्लियर, ये फंक्शनली डिपेंड, ये क्या है Y, ये लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ ईच X वैल्यू इन R हैज एसोसिएटेड विथ इट प्रिसाइजली वन Y वैल्यू इन R, ठीक है। तो X के इस पर्टिकुलर X वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ कितनी वैल्यूज हैं Y की, सिर्फ और सिर्फ वन वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि Y जो है, इस केस में Y क्या है, S नेम फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर, S नंबर पर, ठीक है। इसी तरह से सिटी भी फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर, S नंबर पर। कैसे कि देखें, पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है, वो एक ही जगह रह रहा है, उसका एड्रेस क्या है, ये सिटी क्या है, एक ही है। S1 का सिटी जौनपुर है, S2 का वाराणसी है, S3 का जौनपुर है, S4 का प्रयागराज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एट्रीब्यूट भी, सिटी एट्रीब्यूट भी S नंबर पर फंक्शनली डिपेंडेंट है। क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है, S नेम S नंबर पर फंक्शनली डिपेंडेंट है और सिटी भी S नंबर पर फंक्शनली डिपेंडेंट है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा और कोई एट्रीब्यूट ऐसा है जो कि फंक्शनली डिपेंडेंट हो किसी दूसरे एट्रीब्यूट पर, ये भी संभव हो सकता है। अभी तो आपने देखा कि S नेम फंक्शनली डिपेंडेंट है S नंबर पर और सिटी भी फंक्शनली डिपेंडेंट है S नंबर पर, ठीक है। तो अब इसके अलावा देखें, ध्यान से देखें, तो इसमें से देखें, अगर आप कहें कि नहीं ये एक दूसरा एट्रीब्यूट पर भी दूसरे नेक्स्ट एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है, कैसे देखें, यहाँ पर अजय, कोई भी एक बोली, अब हम इसको X कंसीडर कर लेते हैं, किसको, S नेम को X कंसीडर कर लेते हैं और या ये सिटी को Y कंसीडर कर लेते हैं। तो X अजय के करस्पॉन्डिंग सिटी क्या है, सिटी की वैल्यू जौनपुर ही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसी तरह से विजय के करस्पॉन्डिंग, मतलब विजय का एड्रेस सिर्फ और सिर्फ वाराणसी ही है, इसके करस्पॉन्डिंग भी सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है। इसी तरह से अभय की करस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू है, विनय की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है, प्रयागराज। इसका मतलब क्या है
कि ये जो वाई एट्रीब्यूट है यहाँ पर सिटी जो है ये फंक्शनली डिपेंडेंट है एस नेम पर। सिर्फ और सिर्फ अगर इस टेबल को देखें, इस रिलेशन को देखें, उस केस में क्या है, सिटी भी फंक्शनली डिपेंडेंट है एस नेम पर। ठीक है, अब एस नेम पर कौन सा डिपेंडेंट है, सिटी डिपेंडेंट है और एस नंबर भी डिपेंडेंट है। देखें, इस सिर्फ हम और कुछ कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि इसकी कंटेंट, रिलेशन की कंटेंट क्या है, उस बेस पर कह रहे हैं कि एस नंबर भी फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर, एस नेम पर। क्यों? क्योंकि देखें ये इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, तो अजय का नंबर क्या है, सिर्फ S1, ये दो तो है नहीं। इसी तरह से विजय का नंबर क्या है, S2 है। अभय का नंबर क्या है, S3 है। ठीक है, और विनय जिसका नाम है उसका स्टूडेंट नंबर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, S4। इसका मतलब क्या है कि एस नेम जो एस नंबर है वो इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट एस नेम पर भी फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो हमने क्या बताया, 3 तरह के बताया कि एस नंबर पर कौन कौन से फंक्शनली डिपेंडेंट है, एस नेम भी डिपेंडेंट है और सिटी भी डिपेंडेंट है। ठीक है, और एस नेम पर भी सिटी भी डिपेंडेंट है फंक्शनली और एस नंबर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सिटी पर फंक्शनली डिपेंडेंट है एस नेम। कैसे? सिटी पर फंक्शनली डिपेंडेंट एस नेम नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पर हम x ले लेते हैं, सिटी को x ले लेते हैं और ये इसको y ले लेते हैं एस नेम को। तो देखें, सिटी जौनपुर के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यूज हैं, अजय भी है और अभय है। 2 तरह की वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं। इसका मतलब क्या है कि जो है सिटी जो है एस नेम जो है किस पर, सिटी पर फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, सिटी पर फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, x के करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज 2 हो रही हैं। x यहाँ पर x ये कंसीडर किया है सिटी, तो x के करस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज हो रही हैं। कौन कौन सी, जौनपुर, x की वैल्यू क्या है, जौनपुर। तो जौनपुर के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यूज हैं, देखें जौनपुर में कौन कौन रह रहा है, अजय भी है, अभय भी है। इसका मतलब सिटी जो है एस नेम जो है सिटी पर फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह से एस नंबर भी सिटी पर फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन एस नंबर पर क्या है, सिटी फंक्शनली डिपेंडेंट था, लेकिन सिटी पर एस नंबर फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर सिटी की करस्पॉन्डिंग कौन से नंबर आ जाएंगे, 2 नंबर आ जाएंगे। जौनपुर की करस्पॉन्डिंग 2 नंबर आ जाएंगे, S1 और S3। सिंपल भाषा में है, ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि सिटी स्टूडेंट नंबर भी सिटी पर फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। अब फिर हम वहीं से चलते हैं, एस नंबर क्या करता है फंक्शनली। अब दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा क्या कि एस नेम जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है एस नंबर पर, तो हम इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं एस नंबर फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है एस नेम को। इसी तरह से एस नंबर जो है फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है सिटी को। ठीक है, इसी तरह से एस नेम फंक्शनली डिटरमिन किसको कर रहा था, सिटी को डिटरमिन कर रहा था, और एस नेम एस नंबर को भी डिटरमिन कर रहा था। ठीक है, तो ई वही लिखा हुआ है नीचे देखें, इन द एबव रिलेशन, एबव स्टूडेंट रिलेशन, फॉर एग्जाम्पल एट्रीब्यूट एस नेम सिटी आर ईच फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट एस नंबर। ठीक है, जैसे बताया एस नेम और सिटी दोनों पर फंक्शनली डिपेंडेंट, दोनों फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर, एस नंबर पर। बिकॉज गिवन ए पर्टिकुलर वैल्यू फॉर एस नंबर देयर एग्जिस्ट प्रिसाइजली 1 करस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर ईच ऑफ एस नेम एंड सिटी। जो भी बताया आपको वही लिखा हुआ है। इट्स इन सिंबल्स बिहेव, सिंबल के फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी को देखें, इस तरह से दिखा सकते हैं। ये देखें एरो बना दिया है, एस नंबर, ठीक है, टेंड्स टू, एरो है, फिर एस नेम सिंबल के फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एस नंबर फंक्शनली डिटरमिन एस नेम। इसको इस तरह से पढ़ा जा सकता है, एस नंबर फिर एरो एस नेम, ये लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, एस नंबर फंक्शनली डिटरमिन एस नेम, या एस नेम फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एस नंबर। इसी तरह से एस नंबर फंक्शनली डिटरमिन सिटी, और या सिटी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एस नंबर। इसी तरह से जो अभी बताया, एस नेम फंक्शनली डिटरमिन किसको कर रहा है, एस नंबर को, एस नेम सिटी को भी फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है। लेकिन सिटी किसी को
डिटरमिन नहीं कर रहा। तो ये इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी वो हमने दिखा दिया। एस नंबर देखें, ठीक है, एस नंबर किसको डिटरमिन कर रहा था, एस नेम को भी डिटरमिन कर रहा था और सिटी को भी डिटरमिन कर रहा था, तो दोनों दिखा दिया। इसी तरह से एस नेम भी एस नंबर को भी डिटरमिन कर रहा था और एस नेम सिटी को भी डिटरमिन कर रहा था। यह सिटी दोनों पर, सिटी क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर, एस नेम पर, ठीक है। तो वही लिखा हुआ हमने क्या, जो डिटरमिन करना, डिपेंडेंट करना, जो अभी बात बार बार कर रहे हैं तो दोनों कंफ्यूज ना हो, तो इसीलिए फिर से लिख दिया गया है कि क्या लिखा है, द स्टेटमेंट एस नंबर, ठीक है, फिर एरो बना हुआ है, फिर एस नेम ये सिंबल है, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल इज रीड एज एट्रीब्यूट एस नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट एस नेम। इक्विवेलेंटली एट्रीब्यूट एस नंबर फंक्शनली डिटरमिन्स एट्रीब्यूट एस नेम, ठीक है, मतलब एस नेम फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एस नंबर, या हम ये कह सकते हैं कि एस नंबर फंक्शनली डिटरमिन्स एट्रीब्यूट एस नेम, ठीक है। अब देखें इसको हम डायग्राम के थ्रू भी दिखाया जा सकता है इसको, और उस डायग्राम को बोलेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी डायग्राम। देखें, द एबोव डिपेंडेंसीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए फंक्शनल डिपेंडेंसी डायग्राम एज फॉलोज, ठीक है। तो देखें पहले सिंबल के फॉर्म में बना लिख लेंगे कि कौन किसको फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है या कौन किस पर फंक्शनली डिपेंडेंट है, उसी को आप क्या करेंगे, डिपेंडेंसी डायग्राम में दिखा देंगे। कैसे, ये रेक्टेंगल के अंदर, ये रेक्टेंगल में ये सारा क्या है, एट्रीब्यूट दिखा रहे हैं, एस नंबर, एस नेम, सिटी, ये किसके हैं, स्टूडेंट रिलेशन के। अब स्टूडेंट रिलेशन के ये दिखा दिए, अब हमें जो एरो यहाँ दिखाया था वही एरो यहाँ दिखा देना है, ठीक है। तो क्या दिखाया था, एस नंबर एस नेम को डिटरमिन कर रहा है, तो ये एरो बन गया। इसी तरह से एस नेम एस नंबर को भी डिटरमिन कर रहा है, तो ये इधर को एरो, तो इसका मतलब क्या है, ये बाई डायरेक्शनल एरो क्या शो कर रहा है, बाई डायरेक्शनल एरो ये शो कर रहा है कि एस नंबर एस नेम को फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है और एस नेम एस नंबर को भी फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल एरो का मतलब ये है। अब ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल एरो बना हुआ है। यूनिडायरेक्शनल एरो का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एस नंबर सिटी को फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है, बट सिटी यहाँ यूनिडायरेक्शन बना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि एस नंबर सिटी को फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है या सिटी एस नंबर पर फंक्शनली डिपेंडेंट है। इसी तरह से एस नेम भी सिटी को फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है या सिटी फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर, एस नेम पर, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो जो ऊपर बनाया था आपने वही आपने डायग्राम के थ्रू दिखा दिया, तो इस डायग्राम को क्या बोलेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी डायग्राम, ठीक है। अब इसमें से ये ध्यान देने की जरूरत है, देखें अब हम थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चेंज करेंगे तो देखें फंक्शनल डिपेंडेंसी चेंज हो जाएगी। अब आप लोगों को ध्यान देना है यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगी। जैसे हम ये कंसीडर, हमने अभी कहा था क्या थोड़ी देर पहले कि हमने सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के कंटेंट देखना चाहा है और कुछ भी कंसीडर नहीं किया। अब मान लेते हैं हम ये कंसीडर कर लें कि एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट या दो से ज़्यादा स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है, ठीक है। अगर ये कंसीडर कर लें तो एस नेम जो है एस नंबर को फंक्शनली डिटरमिन नहीं करेगा। कैसे, जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, मान लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लेते हैं विजय, ठीक है। सिंपल क्या हो गया, अब ये हो गया जो अभी हमने कंसीडर करने के लिए आपसे कहा था। क्या कहा था कि एक क्लास में एक से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका नाम सेम हो, संभव है। तो यहाँ देखें इसे सेम कर दिया हमने, क्या बताया, S2 का भी नाम सेम वही है और S4 का भी नाम वही है। तब अब क्या हो गया, अब ये हो जाएगा कि क्या है, एस नंबर तो फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है क्योंकि S1 की करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही वैल्यू है अजय, S2 की करस्पॉन्डिंग विजय है, S4 की करस्पॉन्डिंग
विजय एक ही वैल्यू है, दो नहीं है। S3 के, इसका मतलब क्या है, एस नंबर फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है एस नेम को, ठीक है, या एस नेम जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है एस नंबर पर, ठीक है। लेकिन इसी तरह से ये भी है, सिटी भी फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर, एस नंबर पर। तो यहाँ तक तो सही है, एस नंबर ये जो लिखा हुआ है यहाँ तक तो सही है, एस नंबर फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है एस नेम को, एस नंबर फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है सिटी को, एस नंबर एस नेम फंक्शनली डिटरमिन नहीं कर रहा, फंक्शनली डिटरमिन नहीं कर रहा एस नंबर को। क्यों, यहाँ पर अब हमने जो वैल्यू चेंज कर दी है, तो अब ध्यान देना, प्रीवियस जो बताया गया था वो भी बिल्कुल सही है और ये भी सही है, क्योंकि अब हम ये कंटेंट देख रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है। तो देखें एस नेम फंक्शनली डिटरमिन एस नंबर को क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि देखें कि विजय के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज कौन कौन सी हैं, S2 और S4। इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू x के करस्पॉन्डिंग y वैल्यू एक नहीं है। अब क्या बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन विजय की करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट नंबर कौन कौन से हैं, S2 भी है और S4 है। इसका मतलब S नेम जो है ये फंक्शनली डिटरमिन S नंबर को नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ से अब हट जाएगा, ये आपको हटाना होगा। वो भी सही था, ये भी सही है, सिर्फ हमने क्या है कुछ पैरामीटर अलग से कंसीडर कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से ये तो बिल्कुल सही था, ठीक है। अब एस नेम क्या सिटी को डिटरमिन कर रहा है, अब देखें एस नेम क्या सिटी को डिटरमिन कर रहा है, या सिटी अब भी एस नेम पर फंक्शनली डिपेंडेंट है। अब देखें तो सिटी अगर इस पर फंक्शनली डिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, इसकी जो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर x एस नेम कंसीडर कर लेते हैं और y सिटी कंसीडर कर लेते हैं, तो x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, अजय की करस्पॉन्डिंग वैल्यू जौनपुर ही है, एक तो सही है। लेकिन विजय की करस्पॉन्डिंग वैल्यू दो आ रही है, वाराणसी और प्रयागराज। इसका मतलब क्या है, इस x वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 ना आकर 2 आ रही हैं, मतलब वाराणसी और प्रयागराज आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो y है फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है एस नंबर पर, एस नेम पर ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में अब ये है, अब कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी बची, एस नंबर जो है एस नेम को डिटरमिन कर रहा है और एस नंबर सिटी को डिटरमिन कर रहा है, ठीक है। और सिटी न तो एस नंबर को डिटरमिन कर रहा है न तो एस नेम को। देखें अब यहाँ पर ध्यान देना है, एस नेम को नहीं डिटरमिन कर रहा है, क्यों, क्योंकि जौनपुर के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यूज आ रही हैं। तो सिटी भी एस नेम को फंक्शनली डिटरमिन नहीं कर रहा है। इसका मतलब एस नेम न तो फंक्शनली डिपेंडेंट है सिटी पर और न ही सिटी फंक्शनली डिपेंडेंट है एस नेम पर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये एग्जाम्पल बताया है, जब इतना रह गया तो अब आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी डायग्राम में चेंज कर लेना है, ठीक है। मेन ये है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। पहले जो बताया था एकदम बिल्कुल वो भी सही था। अब हमने चूंकि वैल्यूज चेंज कर दी हैं, ये कंसीडर कर लिया है कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है, तब फंक्शनल डिपेंडेंसी डायग्राम कुछ अलग चेंज हो जाएगा। और फंक्शनल डिपेंडेंसी ये सिंबल्स में ये हो गए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्म आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया, तो अगर ये क्लियर हो गया तो आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, देखें, एट्रीब्यूट y इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट x। एट्रीब्यूट attribute y is fully functionally dependent on attribute x if it is functionally dependent on x and not functionally dependent on any proper subset of x से x dash। proper subset को हमने x dash बोला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, y x पर fully functionally dependent तभी होगा अगर x मतलब अगर y जो है x पर फंक्शनली तो डिपेंडेंट हो लेकिन x के प्रॉपर सबसेट पर फंक्शनली डिपेंडेंट ना हो। सिंपल क्या है कि अभी आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ा, अब आप पढ़ रहे हैं
फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि कोई भी एट्रीब्यूट एक्स और वाई के टर्म में बात करते हैं तो वाई एट्रीब्यूट एक्स पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट तभी होगा जब वाई एक्स पर फंक्शनली तो डिपेंडेंट हो, ठीक है, लेकिन उसके प्रॉपर सबसेट पर डिपेंडेंट ना हो, एक्स के प्रॉपर सबसेट पर फंक्शनली डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। तो ऐसे एट्रीब्यूट को क्या कहेंगे, बोलेंगे वाई मतलब फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है। इन अदर वर्ड्स उसी को क्लियर करना चाहें, इन अदर वर्ड्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए प्रॉपर सबसेट एक्स डैश ऑफ एट्रीब्यूट्स कंस्टिट्यूटिंग एक्स सच दैट वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स डैश। वही जो भी क्लियर किया वही और क्लियर करना चाहे, वही जो वर्ड में लिख दिया है। For example, in the relation student, the attribute as name is functionally dependent on the composite attribute as number city. However, it is not functionally dependent on this composite attribute because, of course, it is also functionally dependent on as number alone. ठीक है। If y is functionally term में, और इसको दूसरे तरह से कहा गया है कि इफ y इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x बट नॉट फुली सो देन x मस्ट बी कंपोजिट, ठीक है। अब देखें इसी को उसी रिलेशन में लेकर चलते हैं, आपको जो रिलेशन की टेबल है उस रिलेशन में फिर से लेकर चलते हैं, फिर समझाते हैं फुली फंक्शन डिपेंडेंट। जो लिखा हुआ है एक्सप्लेन किया गया है, और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना, ये फिर से टेबल देखते हैं, ये रिलेशन देखते हैं। इसमें से देखें एस, ये तो पढ़ चुके हैं आप लोग, एस नंबर फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है एस नेम को, और एस नंबर सिटी को भी फंक्शनली डिटरमिन कर रहा है। अब हम इसको से देखेंगे, अगर हम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट कंसीडर कर लेते हैं, कौन सा कंपोजिट एट्रीब्यूट, एस नंबर और एस नेम दोनों को मिला लेते हैं, ठीक है, एज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट कंसीडर करते हैं। तो S1 और अजय देखें, और कहीं नहीं है S1 और अजय, और कहीं है S1 और अजय का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। फिर S2 और विजय, और कहीं नहीं है S2 और विजय का दूसरा कॉम्बिनेशन। इसी तरह से S3 अभय का, और कहीं नहीं है। इसका मतलब इसी तरह से S4 विजय का, और कहीं कॉम्बिनेशन नहीं। ये कॉम्बिनेशन एक साथ लेते हैं, एक साथ कंसीडर करते हैं एस नंबर और एस नेम, तो दोनों एक साथ मिलकर भी सिटी को फंक्शनली डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है। S1 और अजय दोनों एक साथ ले लेते हैं, तो और तो कहीं है नहीं, इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई वैल्यू क्या है, सिर्फ एक ही है जौनपुर। इसी तरह से S2 और विजय का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, तब भी उसका सिर्फ वाई वैल्यू क्या है, ये कॉम्बिनेशन, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट हम कंसीडर कर रहे हैं। वो कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन सा है, एस नंबर और एस नेम, ये एस नंबर और एस नेम, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक वाई वैल्यू डिटरमिन कर रहा है। इस कंपोजिट एट्रीब्यूट को मान लेते हैं एक्स, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन सा लिया, एस नंबर एस नेम, तो इसको एक्स मान लेते हैं। तो एक्स मान लेते हैं, एक्स के करस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही वाई वैल्यू निकल के आ रही, कोई भी निकाल लें। जैसे S1 अजय का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू सिटी की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ जौनपुर होगी। S2 विजय सिर्फ और सिर्फ वाराणसी होगी। S3 और अभय का कॉम्बिनेशन, और कहीं नहीं है, सिर्फ कहाँ पर है, सिर्फ एक ही वैल्यू डिटरमिन कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से S4 और विजय के करस्पॉन्डिंग सिर्फ सिटी की वैल्यू क्या है, सिर्फ प्रयागराज, और कोई दूसरी सिटी नहीं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर भी सिटी को फंक्शनली डिटरमिन कर रहे हैं, या सिटी फंक्शनली डिपेंडेंट है इस कंपोजिट एट्रीब्यूट किस पर, एस नंबर और एस नेम पर। क्लियर हो गया कि सिटी जो है एस नंबर और एस नेम पर फंक्शनली डिपेंडेंट है। एस नंबर और एस नेम ये कंपोजिट एट्रीब्यूट पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है, फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो ठीक है, फिर से सुन लें कि एस नंबर और एस नेम जो है दोनों मिलकर किसको डिटरमिन कर रहे हैं, सिटी को डिटरमिन कर रहे हैं। इसका मतलब दूसरे टर्म में ये हम कह सकते हैं कि सिटी जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर, एस नंबर और एस नेम कॉम्बिनेशन, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिटी फंक्शनली डिपेंडेंट है कंपोजिट एट्रीब्यूट पर। वो कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन सा है, एस नंबर और एस नेम। कंपोजिट एट्रीब्यूट में क्या है, एस नंबर प्लस एस नेम, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया। अब देखें, अब फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने क्या बताया था
कि वाई एट्रीब्यूट एक्स पर फुली फंक्शनली डिपेंड, यहाँ पर एक्स अब ये हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है, एस नंबर और एस नेम। तो हमने क्या बताया था, वाई फुली फंक्शनली डिपेंडेंट एक्स नंबर पर तभी होगा जब वाई फंक्शनली डिपेंडेंट तो हो एक्स पर, लेकिन एक्स के प्रॉपर सबसेट पर फंक्शनली डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। तो सिटी क्या है, फंक्शनली डिपेंडेंट तो है एक्स, एक्स क्या है कंपोजिट एट्रीब्यूट एस नंबर और एस नेम, लेकिन सिटी फंक्शनली डिपेंडेंट है सिर्फ और सिर्फ एस नंबर पर भी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्स के प्रॉपर सबसेट, एक्स का प्रॉपर सबसेट कौन सा हो गया, एस नंबर, ठीक है। एक्स क्या था, कंपोजिट एट्रीब्यूट एस नंबर एस नेम। तो इसका मतलब क्या है कि सिटी फंक्शनली डिपेंडेंट तो है एक्स पर, लेकिन सिटी फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर, सिर्फ और सिर्फ एस नंबर पर भी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो सिटी है वो जो कंपोजिट एट्रीब्यूट अभी आपने लिया था एक्स, कौन सा, एस नंबर और एस नेम, उस पर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सिटी खुद ही उसके प्रॉपर सबसेट सिर्फ और सिर्फ एस नंबर पर फंक्शनली डिपेंडेंट है। वही लिखा है कि ये एग्जाम्पल और जो डेफिनेशन था उसमें, उसको फिर से देखें, उसको देखें, ये लिखा हुआ है, देखें ये, फॉर एग्जाम्पल इन द रिलेशन स्टूडेंट द एट्रीब्यूट एस नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसका दूसरा एग्जाम्पल दिया हमने, दूसरा समझा दिया, इसको भी समझा देते हैं फिर। ये पहले इसको समझने के लिए ये मेन ये है दो वर्ड, दो लाइनों का, एट्रीब्यूट वाई इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट एक्स इफ इट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स से एक्स डैश। मतलब एक्स फंक्शनली डिपेंडेंट तो हो, वाई फंक्शनली डिपेंडेंट तो हो एक्स पर, लेकिन एक्स के प्रॉपर सबसेट पर फंक्शनली डिपेंडेंट ना हो। तो यहाँ पर हमने उसमें कम्बिनेशन क्या लिया था, एस नंबर और एस नेम का कम्बिनेशन लिया था कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है एस नंबर और सिटी, इसको भी आप समझ लें, देखें सेम वही है जो अभी आपको बताया हमने, कम्बिनेशन या कंपोजिट एट्रीब्यूट कंसीडर किया था एस नंबर और एस नेम का। यहाँ पर देखें हम जो एग्जाम्पल में दिया गया है, जो लिखा है उसमें क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट कंसीडर किया है एस नंबर और सिटी। तो देखें एस नंबर और सिटी कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब कम्बिनेशन किसका किसका होगा, एस नंबर और सिटी। तो S1 जौनपुर देखें और कहीं नहीं है, S1 जौनपुर कहीं नहीं है, तो S1 जौनपुर के करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू क्या है, सिर्फ अजय है। इसी तरह से S2 वाराणसी और कहीं नहीं लिखा है, ये कम्बिनेशन और कहीं नहीं है, इसका मतलब S2 वाराणसी की करस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है विजय। इसी तरह से S3 और जौनपुर के करस्पॉन्डिंग कहीं है, S3 और जौनपुर कहीं कहीं, तो S3 जौनपुर के करस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू सिर्फ अभय है। इसी तरह से S4 प्रयागराज की करस्पॉन्डिंग एस नेम क्या है, सिर्फ और सिर्फ विजय ही है और कोई दूसरा नहीं है। इसका मतलब क्या है, एस नंबर और सिटी दोनों मिलकर किसको डिटरमिन कर रहे हैं, एस नेम को डिटरमिन कर रहे हैं, या एस नेम फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर, कंपोजिट एट्रीब्यूट पर। कौन सा कंपोजिट एट्रीब्यूट है, एस नंबर और सिटी, ठीक है। लेकिन एस नेम फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है किस पर, एस नंबर और सिटी, इस कॉम्बिनेशन पर, ये इस कंपोजिट एट्रीब्यूट पर। क्यों नहीं है, क्योंकि एस नंबर खुद में अकेला किस पर डिपेंडेंट है, उसके प्रॉपर सबसेट पर, ठीक है। एक्स क्या कंसीडर किया था, एस नंबर और सिटी, ठीक है। तो एस नंबर और सिटी, तो वाई तो फंक्शनली तो डिपेंडेंट है एस नंबर और सिटी पर, लेकिन एस नेम खुद में अकेले एस नंबर पर डिपेंडेंट है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एस नेम जो है फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है कंपोजिट एट्रीब्यूट पर, ठीक है। कंपोजिट एट्रीब्यूट कौन सा है, एस नंबर और सिटी, ठीक है। क्लियर। तो ये आप लोगों को अगर क्लियर हो गया, तब आगे नॉर्मल फॉर्म्स, वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। तो वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स में आगे जाने के पहले हमें क्या देखना है कि ये क्लियर कर लेना है, ठीक है। और दूसरी भाषा में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो उसी का आंसर भी आपको लिख दिया गया है। इफ वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स बट नॉट फुली, सो देन एक्स मस्ट बी कंपोजिट। इसका मतलब क्या है, अगर वाई एक्स पर तो फंक्शनली डिपेंडेंट है, ठीक है, फंक्शनली डिपेंडेंट है एक्स पर है, लेकिन फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक्स कंपोजिट होना ही चाहिए, देन एक्स मस्ट बी कंपोजिट, ठीक है। तो
तो इसको डिटेल में अगर आपको और सारा एग्जाम्पल और डिटेल में तो पढ़ा दिया, आप लोगों को बता दिया है और एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश की गई है, और बाकी हम पहले भी आपको बता चुके हैं। आप रेफरेंस ले सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम बाय CJDET, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर आगे बढ़ने के लिए पहले ये आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लियर होना चाहिए, और जब ये क्लियर हो जाएगा, चूँकि ये टर्म्स बीच में यूज होंगे नॉर्मल फॉर्म्स में, वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स में, तो ये पढ़ना जरूरी है। तो नेक्स्ट ढंग से ये पढ़ के आएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।